राधे राधे आप सभी को। चलिए हम आज शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की, जो हमारे एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी जो है उसके नोट्स भी आपको और टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साथ के साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फायदा क्या होगा, हम वहां पर करेंगे आंसर राइटिंग, इसके साथ साथ हम वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी सवाल पिछले कई सारे एग्जामों के अंदर आए हुए हैं उन एग्जामों के सवाल जो वहां पर सोल्व करेंगे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया हुआ है, वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं अब इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था की। अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं कि राज्य क्या है, स्टेट। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मैं स्टेट नाम लिखूं तो स्टेट का मतलब राजस्थान, हरियाणा, पंजाब नहीं है। अच्छा, ये तो है ही है, पर फिलहाल जो मैं राज्य, जिस राज्य शब्द का यूज कर रहा हूं वो देश के लिए यूज कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? देश के लिए। तो आगे चलकर हम पूरा एकदम मैं आपको और आपका कंफ्यूजन एकदम पूरा दूर करने वाला हूं कि स्टेट जो है वो राज्य है, वो क्या होता है क्या नहीं है। उससे पहले मैं यहां पर कुछ बता दूं कि क्या राज्य है क्या नहीं है। चलिए हम शुरुआत करते हैं राज्य से कि तो राज्य क्या है। राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी नहीं है। राज्य का मतलब होता है देश। एक देश, जैसे भारत एक राज्य है, अमेरिका राज्य है, पाकिस्तान राज्य है, चाइना राज्य है। एग्जैक्टली मैं उस राज्य की बात कर रहा हूं। तो राज्य के मोस्टली 4 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? राज्य किसको कहेंगे हम? जिसका एक भूभाग हो, एक क्षेत्र हो। भूभाग के अलावा क्या होना चाहिए? भूभाग पर अकेले भूभाग को हम राज्य नहीं कह सकते। जैसे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को हम राज्य नहीं कह सकते, वहां पर एक वहां जनसंख्या रहनी जरूरी है। भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गई, दोनों होने जरूरी है। अगर मैं जनसंख्या हटा दूं तो अकेली अंटार्कटिका को हम राज्य नहीं कह सकते। अगर हम भूभाग हटा दें तो जनसंख्या को अकेले नहीं रखा जा सकता, आसमान में नहीं रखा जा सकता, तो उसको राज्य नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक होनी चाहिए सरकार। सरकार होगी, सरकार जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए होगी, जनसंख्या के हितों के लिए कोई कानून वगैरह, कोई विधि बनाने के लिए होगी। और यह सरकार कैसी होनी चाहिए? यह सरकार होनी चाहिए संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है ऐसी सरकार जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय दोनों लेने के लिए पूरी तरीके से आजाद है, पूरी तरीके से सक्षम है, किसी बाहरी शक्ति या फिर आंतरिक शक्ति के अंतर्गत ना हो, जो पूरी आजाद हो। ऐसी सरकार क्या कहलाती है? संप्रभु सरकार। तो राज्य के मोस्टली 4 एलिमेंट्स है, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। ये 4 एलिमेंट्स जिस जिसके आपको दिखाई दे रहे वो तमाम चीजें राज्य है। वो तमाम क्या है? राज्य है। अच्छा, अब आप गौर करो, जैसे मान लो राजस्थान है, तो राजस्थान में भूभाग भी है, राजस्थान की जनसंख्या भी है, राजस्थान में गहलोत की बद्रीलाल जी की सरकार भी है। तो क्या हम और संप्रभु, क्या राजस्थान संप्रभु है? क्या हम इसको राज्य कह सकते हैं? हम राज्य इसको नहीं कह सकते, क्योंकि उदाहरण के लिए मान के चलो राजस्थान ने किसी अन्य देश के साथ कोई समझौता कर लिया, तो क्या राजस्थान ऐसा समझौता कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि राजस्थान क्या नहीं है? संप्रभु नहीं है। राज्य अपने आंतरिक कानून बना सकते हैं, आंतरिक मामले जो है वो उनको निपटा सकते हैं, बाकी किसी विदेशी मामले के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। और कोई विदेशी मामला जो है वो राज्य के हाथों में होता है नहीं। आई थिंक आपको राज्य के डिफाइनेशन में आ गई भी, राज्य क्या है। तो राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग में लिख रहा हूं। तो राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है। निश्चित भूभाग पर क्या करता है? निवास करता है। क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्य। अच्छा, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कौन रहते हैं? लोगों का समुदाय, यानी लोग किस पर रहते हैं? भूभाग पर। एक राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय के निश्चित भूभाग पर निवास करता है, राज्य कहलाता है। अब राज्य के 4 एलिमेंट्स हैं। अब वो लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या होगी? एक सरकार कैसी होगी? संप्रभु। अच्छा, संप्रभु का मतलब समझ गए होंगे आप। ऐसी सरकार जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, वो कहलाता है राज्य। वापस देखो, राज्य क्या है? तो राज्य वह राज्य है जिसमें 4 गुण हो। कौन कौन से गुण हो? वह राज्य है जिसका खुद का एरिया हो,
वह राज्य है जिस एरिया पर जनसंख्या रह रही हो। राज्य वह भी है जिस राज्य के अंदर जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक सरकार हो, और उस सरकार, वह जो सरकार है वो संप्रभु हो। सरकार अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए सारे के सारे आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन जो है वो किसी फोर्स के अंडर में ना रहे, किसी दूसरे के अधीन ना रहे, तो वो सरकार कहलाती है संप्रभु सरकार। तो जिस जिसमें 4 गुण है वो तमाम राज्य है। राजस्थान राज्य है क्या? राजस्थान में 3 गुण है, चौथा गुण नहीं है, तो राजस्थान राज्य नहीं है। यूपी के अंदर 3 गुण है, चौथा गुण नहीं है, तो यूपी राज्य नहीं है। भारत के अंदर 4 गुण है, भारत का खुद का भूभाग है, भारत पर जनसंख्या रह रही है, भारत की सरकार है, और भारत की सरकार संप्रभु है। आगे हम जानेंगे कि क्या विदेशी मामले जो भी है आगे हम जानेंगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, बट फिलहाल आप इतना ध्यान रखना। आगे हम ये जानेंगे कि भी संप्रभुता का मतलब बाह्य और आंतरिक निर्णय। तो जब हम किसी समूह के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर जुड़े हुए होते हैं, तो और फिर बाकी दूसरे देश हम पे दबाव डालते हैं, तो हम वहां पर रह रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम वहां रह रहे हैं और वो डिसीजन उनका है, इसका मतलब हमारी संप्रभुता का हनन हो रहा है। हमारी संप्रभुता इसका मतलब कुछ ही नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है। हम हमारे हितों के लिए उस ग्रुप के अंदर है, हम हमारे हितों के लिए एक समूह के अंदर है। अगर हमारे हितों के लिए फायदे के हैं तब तो हम उस ग्रुप में रह रहे हैं। अगर हमारा फायदा नहीं दिख रहा तो हम उस ग्रुप को एग्जिट कर सकते हैं, हम उस ग्रुप से बाहर निकल सकते हैं। तो मोस्टली आप देख लो कि जिस जिसमें 4 गुण है वो तमाम राज्य है। एक भूभाग हो, जनसंख्या हो, उसके अंदर सरकार रह रही हो और सरकार हो संप्रभु, ये 4 गुण जिसमें हो वो राज्य है। अच्छा, अपने इतिहास के अंदर एक बंदा हुआ है जिसका नाम है विष्णुगुप्त। बंदे का क्या नाम है? विष्णुगुप्त। उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब के अनुसार राज्य के अंग 7। कितने अंग हैं? और देखो, पहले तो देख लो राज्य कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। विष्णुगुप्त ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, विष्णुगुप्त को चाणक्य कहते हैं, राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए। राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत दिया। किसने दिया? विष्णुगुप्त ने दिया, चाणक्य ने दिया। इसके अनुसार चाणक्य जी का कहना है, विष्णुगुप्त जी या चाणक्य जी एक ही बात है, तो चाणक्य का कहना है कि राज्य के 4 नहीं 7 टोटल अंग होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 7 होते हैं। कितने पार्ट है? 7 पार्ट है। आपने कितने बताए? 4 बताए हमने तो, कि भी राज्य है, भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार रहनी चाहिए, उसके ऊपर संप्रभु रहनी चाहिए। बट चाणक्य अपनी किताब अर्थशास्त्र में कहते हैं कि 4 नहीं होते, 7 होते हैं। हमने पूछा कौन कौन से 7? उन्होंने कहा लिखो। एक तो भूभाग, उस पर रहेगा राजा। राजा के पास होगा राजकोष, राजा के पास होगी सेना, राजा के पास होगा अमात्य प्रधानमंत्री, राजा के पास होगा मित्र राज्य। तो कौन सा? भूभाग, जनसंख्या, और राजा, राजकोष, सेना, अमात्य, मित्र राजा, और सेना आ गई संप्रभुता। तो कौटिल्य कह रहा है कि भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कह रहा है कि भी राज्य के 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 7। और 4 नहीं होते, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो भूभाग होगी, राजा होगा, राजकोष, भूभाग पे रहेगा एक राजा, राजा के पास होगा खूब सारा पैसा, राजकोष होगा, और उससे फिर सेना को वेतन देगा, एक अमात्य यानी प्रधानमंत्री भी रखेगा, और उसका एक मित्र राज्य भी होगा, और एक उसका वो फिर क्या होगी? संप्रभुता, वो संप्रभु होगा। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंदर ये सिद्धांत दिया है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंदर क्या सिद्धांत दिया है? सप्तांग सिद्धांत दिया है। तो आप एक बार वापस देख लो कि विष्णुगुप्त ने या फिर कौटिल्य ने, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत दिया। भूभाग होगा, राजा होगा, राजकोष, सेना, अमात्य, मंत्री, मित्र राज्य और संप्रभुता। इतने चीज होगी तो वो राज्य है। ये बात कौटिल्य कह रहा है। तो क्या है? वो राज्य है।
अच्छा, आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं हम अगले चरण की ओर। अच्छा, एक बात फिर आती है, राज्य अगर ये है तो फिर राष्ट्र क्या है? राष्ट्र अगर राज्य ये है तो राष्ट्र क्या है? क्या हम इनको राज्य, क्या भारत राज्य है तो क्या भारत को राष्ट्र कह सकते हैं? क्या अमेरिका राज्य है, क्या अमेरिका को राष्ट्र कह सकते हैं? क्या जापान राज्य है, क्या जापान को राष्ट्र कह सकते हैं? क्या पाकिस्तान राज्य है तो क्या पाकिस्तान को राष्ट्र कह सकते हैं? इनको अगर राजस्थान राज्य को राष्ट्र कह सकते हैं, तो किन क्षेत्र को हम राष्ट्र नहीं कह सकते? किन क्षेत्रों को हम राज्य कह सकते हैं, किन क्षेत्रों को राज्य नहीं कह सकते, वो आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। हमने जाना था कि 4 तत्व जिसके होते हैं, यूपीएससी का सवाल भी है ये कि राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो 4 तत्व कौन कौन से हैं? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये 4 तत्व जिसमें है वो राज्य है, जिसमें 4 तत्व नहीं है वो राज्य नहीं है। फिर दूसरी बात, 4 तत्व हो गए, अब आप दिमाग में लगा लो कि जिस जिसके पास ये चारों है वो राज्य है, जिसके पास चारों नहीं है, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, वो राज्य नहीं है। अच्छा, राष्ट्र की क्या उदाहरण है? क्या राज्य राष्ट्र है? नहीं है, राज्य को राष्ट्र नहीं कह सकते। तो राष्ट्र किसको कहेंगे? राष्ट्र उसी को कहेंगे जिसकी एक प्रकार की लैंग्वेज है, एक प्रकार की भाषा बोलते हैं, एक प्रकार का खान पान हो, एक प्रकार का कल्चर है उनका, एक प्रकार के तीज त्योहार मनाते हैं, और एक प्रकार का उनकी वेशभूषा वगैरह हो। तो अगर पूरे कंट्री के अंदर एक जैसी हो तो उस कंट्री को राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उस कंट्री को राष्ट्र कहते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि भी पहले देखते हैं राष्ट्र की क्या अवधारणा है। तो राष्ट्र वह इकाई है जिसमें एक ही प्रकार की भाषा, खान पान, रहन सहन तथा संस्कृति को अपनाने वाले या संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। खान पान तथा संस्कृति को अपनाने वाले या संस्कृति के लोग रहते हैं, एक ही प्रकार के, ऐसा एरिया जिसके अंदर एक ही भांत के लोग रह रहे हैं। जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थानी रह रहे हैं, एक ही प्रकार की भाषा बोलते हैं, एक ही प्रकार का खान पान है उनका, एक ही प्रकार का रहन सहन है, एक ही प्रकार का कल्चर है। उसे क्या कहेंगे? राष्ट्र। तो क्या राजस्थान को राष्ट्र कहेंगे? राजस्थान को राष्ट्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजस्थान राज्य नहीं है। राजस्थान क्या नहीं है? राज्य नहीं है। अच्छा, राज्य को ही राष्ट्र कहा जा सकता है? अब देखते हैं। देखो, जैसे मान लो भारत है, तो भारत पर लगभग एक ही प्रकार की भाषा बोली जाती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, साउथ के अंदर इंग्लिश बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी, महाराष्ट्र में हिंदी, इधर ऊपर वाले और नॉर्थन इंडिया के अंदर हिंदी बोली जाती है, और अलग अलग जैसे जम्मू कश्मीर, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, दुनिया भर की 22 एक भाषाएं हैं। तो अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो क्या भारत राष्ट्र है? भारत एग्जैक्टली राष्ट्र ही है। भारत क्या है? राष्ट्र ही है, क्योंकि भारत पर लगभग एक ही जैसी लैंग्वेज बोली जाती है। ये आज़ादी के बहुत बाद के अंदर, या फिर मैं यूं कहूं कि भी अलग अलग प्रांत जो है, जैसे मान लो इधर ऊपर वाले देखो, उत्तर भारत के अंदर जो अंग्रेजों ने भारत के अंदर मिलाए थे, या फिर वो क्षेत्र जो अंग्रेज पहले भारत में थे उसके बाद में अलग हो गए, जैसे म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पहले एक ही प्रकार की। जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आप देखते हो कि सम्राट अशोक ने अभिलेख कहाँ कहाँ लगवाई जाके, अशोक का राज्य कहाँ कहाँ तक हुआ करता था, अटक से लेकर के कटक तक। आप पढ़ते हो बप्पा रावल, अटक से लेकर के कटक तक उनका क्या हुआ करता था? मोस्टली राज हुआ करता था, अटक से लेकर के कटक तक। इसका मतलब भारत एक तो था। बीकानेर के शासक के बारे में, हम बीकानेर के शासक के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि अटक से लेकर के कटक तक भारत एक था। मराठे जो अपने अटक से कटक तक और मराठा पताका फहरा रहे थे, इसका मतलब भारत एक तो था। एक था, इसका मतलब भारत के अंदर एक ही प्रकार की लैंग्वेज बोली जा रही है, एक ही प्रकार का रहन सहन है, एक ही प्रकार का खान पान है, एक ही प्रकार का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। दिवाली पूरे भारत में मनाई जाती है, होली पूरे भारत में मनाई जाती है।
अब आपके दिमाग में कुछ और शरारतें चल रही होगी कि साउथ के अंदर लोग मछलियां खा रहे हैं, वो मांसाहारी है, तो खान पान एक नहीं है। आपके दिमाग में फिर सवाल आ रहा है कि इधर नॉर्थर्न इंडिया के अंदर और ईस्टर्न इंडिया वो वाले वो लोग मांसाहारी है। तो ये गौण कारण है। जब हम और एंशियंट हिस्ट्री की ओर जाते हैं तो हमें खूब सारे उदाहरण मिलते हैं जब भारत जो है वो अटक से लेकर एक अटक तक एक था, एक ही प्रकार की लैंग्वेज बोली जा रही है, एक ही प्रकार की कल्चर फॉलो करी जा रही है, एक ही प्रकार की भाषा बोली जा रही है, एक ही प्रकार का खान पान है वहां का, एक ही प्रकार का रहन सहन है, तो वो वाला एरिया जो है वो राष्ट्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वो राष्ट्र कहलाता है। अच्छा, गौर करना इस बात पर कौन कौन सा राष्ट्र है, कौन कौन सा नहीं है। हम पहले देखते हैं देश, फिर कौन सा राज्य है और कौन सा राष्ट्र है। नंबर फर्स्ट लिख रहे हैं भारत। पहले तो बता दो कि भारत राज्य है या नहीं है। राज्य के अंदर वही चार तत्व है, मैंने आपको बताया था, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। क्या भारत के पास भूभाग है? है। क्या भारत में जनसंख्या रह रही है? रह रही है। क्या भारत के अंदर सरकार है? है। क्या भारत के अंदर सरकार संप्रभु है? वो भी है। तो क्या भारत क्या है? राज्य। अच्छा, भारत राष्ट्र है, एक ही प्रकार की भाषा कल्चर वगैरह फॉलो की जा रही है, इसका मतलब भारत क्या है। अब बात करते हैं यूएसए की। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका क्या राज्य है? तो देखो, अमेरिका के पास भूभाग है कि नहीं है। अमेरिका के पास जनसंख्या रह रही है कि नहीं रह रही उस भूभाग पे। और अमेरिका के अंदर बताओ सरकार है कि नहीं, और सरकार जो है अमेरिका की संप्रभु है कि नहीं। इसका मतलब चारों तत्व लागू किस पर हो रहे हैं? यूएसए पर भी। तो यूएसए क्या आएगा? राज्य। अब क्या यूएसए राष्ट्र है? यूएसए पर क्या एक ही प्रकार की भाषा के लोग रहते हैं, एक ही प्रकार की कल्चर फॉलो करी जा रही है, एक ही प्रकार के लोग रहते हैं, एक ही प्रकार का खान पान, एक ही प्रकार का रहन सहन, क्या सब कुछ यूएसए में एक ही भांत का है? क्या नहीं है। यूएसए के अंदर भी सारा एक भांत का नहीं है। कैसे नहीं है? जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कोलंबस नाम का एक व्यक्ति था जिसने अमेरिका की खोज करी थी। और जिस टाइम बंदे ने अमेरिका की खोज करी थी उस वाले टाइम बंदे को लगा कि ये इंडिया है, तो वहां पर एक नया प्रायद्वीप खोजा गया था। बाकी उससे पहले तो यूरेशिया, यही मुख्य रूप से महाद्वीप हुआ करते थे। बल्कि यूरोप जो था वो महाद्वीप था नहीं, बहुत बाद में खोजा गया। सॉरी, यूरोप क्या, अमेरिका, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका और एक अंटार्कटिका, ये बहुत बाद में खोजे गए थे। पहले नहीं पता था कि यहाँ कुछ है कि नहीं है। और जब पता चल गया कि भाई अमेरिका नाम का कोई एक और हमें महाद्वीप मिला है, तो यूरोप वाले लोगों को सजा देने के लिए वहां पे छोड़ा जाता था। यूरोप वाले लोगों को सजा देने के लिए 2 साल की सजा दे दी, उस महाद्वीप पे छोड़ दो। 4 साल की दे दी, उस महाद्वीप पे छोड़ दो। और ये सजाएं होती थी। और जब बंदा वहां पे रहने लग गया तो वहां की कल्चर फॉलो करने लग गया, कुछ अपने वाली कुछ वहां वाली कल्चर फॉलो करने लग गया। वहां जाके शादी वगैरह कर ली, वहां जाके अपना पूरा परिवार बसा लिया। तो क्या वो लोग जो यूरोप से जाकर के वहां पर बसे हैं, क्या वो अमेरिका के हैं? अमेरिका के नहीं है। तो वो कहाँ के हैं? वो तो यूरोप के हैं। तो क्या वहां पर एक ही जैसी भाषा बोली जाती है? नहीं बोली जाती, क्योंकि वो वाली अपनी लैंग्वेज बोलेगा, कुछ उनकी सीखेगा, पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो उसका आएगा ही। क्या एक ही प्रकार का खान पान, क्या एक ही प्रकार का खाना खाएगा? नहीं खाएगा। अपना यूरोपीय खाना खाएगा, कुछ उनका और जो ग्रहण कर लेगा, बट अपना खाना अपना। क्या एक ही प्रकार का रहन सहन है? नहीं होगा। हम कहीं जाते हैं तो हमारा खान पान रहन सहन नहीं होता था। हम जहां पर भी रहते हैं तो वहां पर हमारा लंबे टाइम बाद में रहने के बाद में फिर चेंज हो जाता है। बट उस कंट्री के अंदर आज भी 60 से 70% जो क्षेत्र है, क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या रह रही है वो यूरोपीय जनसंख्या है अमेरिका के अंदर। तो क्या अमेरिका राष्ट्र है? क्या अमेरिका राष्ट्र नहीं है। इतनी बात समझ आ गई आपको? अमेरिका राष्ट्र नहीं है। फिर हम बात करते हैं जापान। अच्छा, जापान आप लोगों ने नाम सुना होगा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के इर्द गिर्द जापान। क्या जापान के पास जनसंख्या, क्या एरिया है? क्या जापान के पास जनसंख्या रह रही है? क्या जापान की सरकार है? और क्या जापान की सरकार संप्रभु है? चारों बातें फॉलो हो रही है। इसका मतलब जापान भी क्या है? राज्य। राज्य है, राज्य के साथ साथ जापान क्या है? राष्ट्र भी है, क्योंकि जापान के अंदर एक ही प्रकार की कल्चर फॉलो करी जा रही है। और जापान के अंदर लगभग एरिया जो जनसंख्या है वो बौद्ध है। कौन सी जनसंख्या है? बौद्ध। जापान के अंदर बौद्ध धर्म के लोग भी है। अरेबिक कंट्री, अरब देशों की बात करें हम,
अरब देश छोटे 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 निरीह है, तो क्या वो राज्य है क्या? अरब देश राज्य नहीं है, क्योंकि छोटे 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 दुनिया भर के हैं, वो थोड़ा निरीह है, थोड़े 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 अलग अलग देश बना के बैठे हैं। तो क्या वो राज्य है? वो राज्य नहीं है, अपने संयुक्त मामलों के निर्णय नहीं ले सकते हो। तो क्या वो देश है? राष्ट्र है, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर एक ही प्रकार की कल्चर फॉलो की जा रही है, एक ही प्रकार के नियम कायदे कानून वो वगैरह है। अपने को ध्यान ये रखना है कि वह क्षेत्र, वह राज्य या फिर वह देश जहां पर एक ही प्रकार की कल्चर फॉलो करी जा रही है, एक ही प्रकार का रहन सहन है, एक ही प्रकार का खान पान है, एक ही प्रकार की लैंग्वेज वगैरह जो है बोली जा रही है, एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो वो वाला एरिया कहलाता है राष्ट्र। क्या कहलाता है? राष्ट्र। और ऐसा जिस क्षेत्र के अंदर नहीं हो रहा तो राष्ट्र नहीं कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो राज्य कहलाता है, जिसमें कितने तत्व होते हैं? 4। तो पहली इकाई क्या थी हमारी? तो राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है। राज्य के 4 अंग होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। कौन कौन से था? भूभाग, राजा, राज्य को, सेना, मध्य, मित्र और मंत्री, यही थे 7। फिर हमने जाना कि भी राष्ट्र और राज्य के अंदर क्या डिफरेंस क्या है, क्या फर्क क्या है। तो राज्य वह है जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। राज्य की अवधारणा के बाद की बात है राष्ट्र, तो इन 4 अवधारणा तो है ही है। अगर एक ही प्रकार की लैंग्वेज वगैरह कल्चर फॉलो हो रहा है तो वो तो कहलाता है राष्ट्र। एक ही प्रकार का कल्चर वगैरह नहीं फॉलो हो जा रहा, वो कहलाता है राज्य। अच्छा, आप यूएसए के अंदर देखोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टेट का मतलब होता है राज्य, यानी अमेरिका खुद ही नहीं मान रहा कि मैं राष्ट्र हूं। अमेरिका खुद ही कह रहा है कि मैं राज्य हूं। क्या हूं? राज्य। आई बात समझ में? बढ़े आगे। अब देखो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी। राज्य की उत्पत्ति कैसे, राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे नहीं, वो थोड़ा और जान लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। क्या मतलब है राजत्व का दैवीय सिद्धांत? देखो सुनाता हूं मैं आपको। इस सिद्धांत के अनुसार राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। रिप्रेजेंट किसका? ईश्वर का। क्या मतलब है इस लाइन का? एग्जैक्टली आप लोगों ने जब इंडियन राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी होगी, बप्पा रावल, राजस्थान के रूलर्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एग्जैक्टली कई शासक इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी आएंगे जिनका हम जिक्र करेंगे। वो खुद को राजा नहीं मानते, वो राजा मानते हैं भगवान को। वो कहते हैं कि भगवान ही राजा है, मैं तो भगवान के द्वारा छोड़ा गया दूत हूं, बाकी काम वगैरह मैं संभालता हूं, बाकी सीधा कांटेक्ट अपना राजा, सीधा कांटेक्ट जनता और भगवान के बीच में है। वो तो भगवान जी ने कहा है कि भी इतनी पूरी एरिया है, इतनी पूरी पृथ्वी पड़ी है, इस एक क्षेत्र पे मैं रह नहीं सकता, तो यार तू बैठ जा थोड़े दिन, इसलिए मैं बैठा हूं, बाकी मैं राजा हूं नहीं। राजा कौन है? राजा साक्षात भगवान शिव जी है, एक लिंग जी है। बप्पा रावल तो कहता है कि भी एक लिंग जी है, शासन एक लिंग जी संभाल रहे हैं, बाकी मैं राजा नहीं हूं। एग्जैक्टली वो सेम की सेम थ्योरियां है। राजा ने कहा कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो बस भगवान शिव जी का भेजा हुआ दूत हूं एक। जनता ने दूसरे दिन कहा तो तू क्या चाहता है कि मैं करूंगा तुम्हारी सुरक्षा। सुरक्षा तो वैसे भगवान करेंगे, बाकी मैं उनका छोड़ा हुआ हूं। तो उन्होंने कहा इनका ध्यान और रखना। तो जनता के बीच में जाकर के बंदे ने कहा कि मैं तुम्हारा शासक हूं, आज के बाद में मैं राजा हूं और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और तुम्हारा हिसाब बनता है कि तुम सारे मेरे को टैक्स दो। जनता में से किसी ने एक ने कहा कि अगर टैक्स ना दे तो बंदे ने कहा नहीं दो तो देख लो, शिव जी, भगवान और तुम, वो न्याय अपने आप कर देंगे। तो एग्जैक्टली उस वाले टाइम जनता थी ऐसी, और जनता ने कहा बिल्कुल टैक्स दे देंगे, भगवान के नाम पर तो क्या नहीं कर सकते हम। इस आधार पर, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसकी स्थापना हुई है? राज्य की स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है? राज्य की स्थापना हुई है। तो देखो, राजा पृथ्वी पर, या फिर इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि।
प्रतिनिधि है तथा अपने राज्य में ईश्वर के आदेशों को क्या करता है, लागू करता है। तो इस आधार पर किसका अस्तित्व हुआ होगा, राज्य का आया होगा या हुआ होगा। थ्योरी नंबर 1 तो क्या कह रही है, थ्योरी नंबर 1 क्या कह रही है, थ्योरी नंबर 1 कह रही है कि राजत्व का देवी शरण। इस सिद्धांत के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और अपने राज्य में ईश्वर के आदेशों को लागू कर रहा है। इस आधार पर राज्य की स्थापना हुई होगी। पहली थ्योरी तो है ये, इस थ्योरी को कहते हैं राजत्व का दैवीय सिद्धांत। दूसरी थ्योरी है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। किस बात का समझौता, कैसा समझौता, वो और जान लेते हैं। अच्छा, जब ये जो थ्योरी आप लोगों ने देख ली, समझ में आ गई होगी कि भी राजा ने, बंदे ने जाकर कहा कि मैं राजा हूं और मेरे को टैक्स दो, और लोगों ने कहा हाँ, आज के बाद हम टैक्स दे देंगे, तू हमारी सुरक्षा करना। बंदा मर गया, बंदे के मरने के बाद में किसी दूसरे ने कहा, दूसरे के बाद में किसी कोई तीसरा राजा बन गया, तीसरे का राजा का बेटा अच्छा हुआ होगा, और राजा ने कहा कि मेरा बेटा ठीक है, तुम्हारी ठीक रक्षा कर सकता है, तो जनता ने कहा इसको बना दो। अब बेटा राजा बन गया तो शायद वहां से वंशावली आरंभ ही हो गई होगी कि आज के बाद में बेटा ही बनेगा। एक थ्योरी तो है ये। दूसरी थ्योरी है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। क्या समझौता है, इमेजिन करके देखो, दो कबीले हैं ए और बी। ऐसे लोग एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम जानेंगे, ऐसे लोग जो एक ग्रुप के अंदर रह रहे हैं वो है कबीले। ए वाला कबीला पावरफुल है, भयंकर पावरफुल है, ताकतवर कबीला है। बी वाला कबीला थोड़ा सा कमजोर है। अब इतिहास के अंदर, वर्तमान में और भविष्य के अंदर ये होता आया है कि जो जो ताकतवर है वो कहीं ना कहीं अपने से कमजोर वाले को दबाता ही आया है। हम चाहे कितना भी इतिहास, मतलब हमें खूब सारे उदाहरण मिलते हैं, ये नहीं है कि भी 100% दबाता ही है, बट ऐसा होता है। और ये कहा जाता है कि भी जो ताकतवर है ना, वो अपने से कमजोर को कहीं ना किसी विचार के अंदर दबाएगा ही दबाएगा। एग्जैक्टली जाहिर सी बात है कि इन कबीलों के अंदर भी कोई ना कोई मतभेद जरूर हुआ होगा। और ए वालों ने देखा कि बी वाले कमजोर है, तो ए वाला कोई आदमी गया और बी वालों की फसल ले आया, लूट के ले आया, दिन दौड़े लूट के ले आया। बी वालों को लगा कि हमारी तो फसल और लूट गई, हम तो हो गए गरीब हो एकदम। फसल जो थी 1 साल की, हमारी जो पूंजी जो थी, हम जिसका धीरे धीरे उपभोग करने वाले थे, अब हमें काम करना पड़ेगा वापस फसल की जो है वो, और फसल जो है वो बोनी पड़ेगी। बी वालों ने दूसरी बार फसल बोई, ए वाले फिर पड़े और दूसरी बार और ले गए। बी वाले कंफ्यूज हो गए कि करें क्या। हम फसल इधर जो है वो और बोते जा रहे हैं, ए वाले लेके जाते जा रहे हैं। ए वाले का कोई काम और नहीं कर रहे, फालतू के अंदर काम और नहीं कर रहे, और काम नहीं कर रहे, हमारी वाली फसल और ले जाते हैं। तो क्या किया जाए, बी वालों ने बिठाई एक मीटिंग बैठा करके एकदम पीपल के पेड़ के नीचे, और जो पंचायत बैठाई गई, उस पंचायत के अंदर डिसीजन लिया गया था कि भी ए वाले कबीले का मुकाबला करेगा कौन। बी वालों ने कहा कि कौन करेगा, ये जो मुस्टंडे बैठे हैं ना, जो ताकतवर, इनको खड़ा करो। और मेरे बी वालों ने उस पीपल गट्टे पर 5-6 लड़कों को खड़ा कर दिया कि यार तुम लोग बॉडी के अंदर ठीक हो, जिम विम जाने वाले हो, और तुम लोगों को हमारी सुरक्षा करनी है। उन 5 ने कहा हमसे आप लोगों की सुरक्षा आज हो न कल हो। बी वालों ने कहा आप चिंता मत करो, आपको ए से सुरक्षा करनी है हमारी, और आप थोड़े ढंग के हो, बताओ इन 5-6 बंदों में से कौन आएगा आगे, और हम आप लोगों को पूरा फायदा और देंगे। 5-6 बंदों के अंदर एक बंदे को छांटा गया, एक बंदे को टाला गया कि यार तू हमारी सुरक्षा करना, तू हमारी रक्षा करना, और तू चिंता मत कर, तेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। हम बी के अंदर जितने कबीले के अंदर जितने घर है, सारे थोड़े थोड़े पैसे लाकर तेरे को देंगे, यानी टैक्स। बंदे ने कहा ठीक है, पैसे दे दिए, और मैं अकेला कैसे भिड़ूंगा,
बी वाले कबीलों के लोगों ने कहा कि हमारे घर का एक एक आदमी तेरी सहायता करेगा, तू बना लेना अपनी सेना। क्या बना लेना? अपनी सेना। तो बी वाले के अंदर देखो एक बंदा तैयार हुआ, जिसको बी वाले सारे ला करके देंगे पैसे, यानी टैक्स। बी का एक एक बंदा इस बंदे की हेल्प करेगा, यानी क्या बन गई इसकी? सेना। तो ये सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और यह सिद्धांत लोक, हॉब्स और रूसो ने दिया था। और इन बंदों ने कहा था कि भाई राज्य पक्का ऐसे ऐसे ही आया होगा। और आप देख लो, अपने 16 महाजनपद, और महाजनपदों से पहले पद हुआ करते थे, और पद से पहले क्या था? ये कबीले ही थे। और 16 महाजनपद के अंदर एक सम्राट अशोक, जिसने भारत को अटक से कटक तक, और भारत को आगे अफगानिस्तान तक, ईरान तक उस बंदे ने अभिलेख लगवाए हैं। इसका मतलब वो बंदा कहीं ना कहीं उन कबीलों का सरदार हुआ करता था, उन कबीलों का बनाया हुआ राजा हुआ करता था। उसके बाद में धीरे धीरे वंशावली चलती जा रही होगी और राज्य राजा बनने शुरू हो गए होंगे। तो थ्योरी दो है, पहली तो राजत्व का देवी सिद्धांत, दूसरी ये। अच्छा, अब सेना बन गई, राजा बन गया, अब ये बंदा इनकी रक्षा करेगा। एग्जैक्टली राजा क्या है? यही तो राजा है, जो सुरक्षा कर रहा है, जो सेफ्टी कर रहा है। किसकी? ए वालों की। आई बात समझ में? अब हम इसको लिखते हैं, अब हम इसको लिखते हैं। यह सिद्धांत मैंने बताया था किस किस ने दिया था? लोक, हॉब्स और रूसो ने दिया था। किस किस ने दिया था? अच्छा, इसके अनुसार राज्य निर्माण से पूर्व मत्स्य न्याय था। मत्स्य कहते हैं मछली को। इसका मतलब राज्य जब बना नहीं था उस वाले टाइम तो मत्स्य न्याय था। एक बड़ी मछली जो छोटी छोटी छोटे छोटे कई मछलियों को किनारे लगा जाती है और कई मछलियों को खावर जाती है। तो एग्जैक्टली स्टेट, राज्य जब बना था उससे पहले मत्स्य न्याय हुआ करता था। यह सिद्धांत और कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य निर्माण के समय लोगों ने अपने अधिकार राजा को दिए तथा दूसरी ओर राजा ने उन्हें क्या दी? सुरक्षा की गारंटी दी। किसने दी थी? राजा ने दी थी। किसको दी थी? जनता को। तो ये दो थ्योरी है, तीसरा भी है, पर मोस्टली राज्य की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत काफी फेमस है। पहला सिद्धांत राजत्व का दैवीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा अपने राज्य के अंदर ईश्वर के आदेशों को लागू करता है। दूसरा सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कह रही है? ये सिद्धांत क्या कह रहा है? सिद्धांत कह रहा है कि यह सिद्धांत लोक, हॉब्स और रूसो ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार राजा के जो जनता जो थी उन्होंने अपने अधिकार राजा को दिए, राजा ने बदले में उनको क्या दी? सुरक्षा की गारंटी। अच्छा, ये जो नियम, दूसरा नियम है समझौते वाला, सुरक्षा की गारंटी देने वाला, अपने अधिकार देने वाला, ये आज भी लागू है। आज हम लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र में अपने मत के माध्यम से, अपने मतदान वोट के माध्यम से अपनी शक्तियां हमारे प्रतिनिधि को देते हैं और जिसको हम चुनते हैं उस बंदे को हमारे वोट दे दिए जाते हैं और वोट देने के बाद में बंदा जीत जाता है और हमारे हितों के खिलाफ, हमारे हितों के लिए क्या बनाता है? वो कानून बनाता है, नियम बनाता है, विधि बनाता है। और अगर मान लो बंदे के हमें कानून पसंद नहीं आए, हमारे हितों की सुरक्षा नहीं हुई,
हमारे कानूनों की सुरक्षा नहीं हुई, तो यकीन करो हम 5 साल बाद में वापस चुनाव होने वाले हैं। 5 साल बाद वापस चुनाव होते हैं और 5 साल बाद के अंदर अगर अच्छा लगा बंदा तो हमें दोबारा उसको प्रतिनिधि बना देंगे, हमारा प्रतिनिधि बना लेंगे। नहीं अच्छा लगा तो उसको हरा देंगे। उसको वोट देने की जरूरी क्या है, वोट देने की टाल ही कर देंगे। तो मोस्टली क्या होता है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये थ्योरी क्या कह रही है कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के लोगों ने अपने अधिकार राजा को दिए, बदले में राजा ने लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी। और मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र में वोट के माध्यम से क्या दी जा रही है, आज भी हम अपने अधिकार हमारे प्रतिनिधि को देते हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। देते हैं, बदले में वह सुरक्षा करता है। अब वो सुरक्षा आज वाली वो अब आज की तरह पहले की तरह भले लेके तो चलना नहीं फिरता था। आज हमारे सिद्धांत कौन से हैं? जैसे आज हमारे सिद्धांत, आज हमारे रक्षा कैसे की जा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी ट्रैफिक वगैरह पुलिस वाले हमें रोक लेते हैं या फिर रात को गाड़ियां वगैरह चेक की जाती है, तो हमारे दिमाग में यही प्लान आता है कि यार क्यों डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, हमारे पास कोई हथियार वगैरह है ही नहीं, फिर भी किस चीज़ का डिस्टर्ब करना है। अगर यकीन मानो अगर वो नहीं होते, आप लोगों की सुरक्षा नहीं होती तो राज्य के अंदर भगदड़ मच जाती, हथियार ले लेके लोग आते। वो नहीं कह रहे कि आपके पास हथियार है, वो ये नहीं कह रहे कि आपके पास भी नहीं है, बट आपका बहाना लेकर या फिर आपको आधार बनाकर कोई बंदा हथियार लेकर के राज्य के अंदर घुस सकता है और भयंकर अफरा तफरी मचाई जा सकती है। इसलिए पुलिस वालों की ये ड्यूटी है। पुलिस वाले जो करते हैं वो कतई गलत नहीं करते। और चेक की जा रही है गाड़ियां वगैरह कुछ भी, तो हमें आराम से चेक करवा लेना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं उससे नेक्स्ट लेवल की जो है वो कल्पना करना मुश्किल है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो राज्य के अंदर आप लोगों ने, तो वो हमारे अधिकार जो मैंने आपको बताया था कि हमारे अधिकार के अंदर ये होगा, एग्जैक्टली उसी अधिकार के आधार पर और क्या होगा, उसी अधिकार के आधार पर जो है वो हमारी सुरक्षा की जा रही है। कौन करता है हमारी सुरक्षा? हमारी सुरक्षा करता है हमारा प्रतिनिधि, जिसको हम चुनते हैं, हम अधिकार देते हैं हमारे। अच्छा, 2 सिद्धांत आपके समझ आ गए। अब हम पढ़ते हैं अपना तीसरा सिद्धांत। अच्छा, राजा को जब शक्तियां दे दी तो क्या राजा इन शक्तियों का दुरुपयोग करेगा? हम मानते हैं कि एक राजा ऐसा आएगा जो बहुत अच्छा, बहुत भला होगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, पर उस वंशावली के अंदर कोई तो राजा ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। गड़बड़ कहां करेगा? गड़बड़ वहां करेगा जहां उसको लगेगा, जहां उसको फायदा दिखेगा। क्या मतलब? क्या, देखो मैं तीसरी थ्योरी समझा रहा हूं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। एक राजा के पास 3 काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? पहला, राजा कानून बनाएगा। दूसरा, राजा कानून को लागू करेगा। तीसरा, जो कानून को पालन नहीं करेगा उसको सजा देगा। राजा ने अपने, जैसे आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर, अपने अंग्रेजी के अंदर एक पाठ हुआ करता था कि एक राज्य जो था जिसके अंदर एक गुरु और चेला उस राज्य के अंदर चले गए थे, और राजा जो था वो एकदम भयंकर मूर्ख था। और ये कहानी ये कहती है कि जब राजा भयंकर मूर्ख था, उसी राज्य के अंदर एक गुरु और चेला जा रहे थे, तो मूर्ख इस लेवल का था कि जो चीजें महंगी थी उसको सस्ती कर दी गई, जो सस्ती थी उसको महंगी कर दी गई। और मूर्खता की और हद इस पार थी कि बंदे रात को तो करेंगे काम और दिन में सोएंगे। जो मैंने आपको बताया था कि एक गुरु और चेला जा रहे थे, तो गुरु जी को पता चल गया था कि ये भयंकर मूर्ख राजा है, तो पक्का इस राज्य के अंदर कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण काम करेगा, ये जो हमारे हितों की क्या करेगा, रक्षा नहीं करने वाला है, हमें फौरन यहां से चलना चाहिए। बट जो चेला था
उस चेले को कहीं ना कहीं फायदा नजर आएगा कि गुरुजी जो 500-600 रुपए केजी का घी है, इतना महंगा घी यहाँ पर 20 रुपए केजी का बिक रहा है, और घी खाएंगे मोटे होंगे आराम से, कोई घाटा नहीं है यहाँ पर। राजा इस राज्य के अंदर रहने से हमारा फायदा ही फायदा है। गुरु ने चेले को समझाया कि अभी तेरे को फायदा दिख रहा है, पर इस मूर्ख राजा के मन में आई कि मैं जिसको मारूं उसको मारूं, छोड़ दूं उसको छोड़ दूं, तो ये जनता ही ऐसी है, इसके साथ साथ में तेरा भी कल्याण हो जाएगा। पर चेला तो नहीं माना, चेला ने कहा जब होगा तब देखेंगे, उससे पहले हमें क्यों रिस्क लेनी। और अभी जो महंगी महंगी चीजें मिल रही है, जो कीमती कीमती, उस पर फोकस किया जाए ना। पर चेला नहीं माना और गुरुजी यहां से चले गए। ये कहानी इंग्लिश की थोड़ी और ज्यादा आपको अगर आपको याद आ भी रही होगी तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक दीवार गिर जाती है, दीवार गिरती है तो फिर उसको पकड़ के लाते हैं कि भाई दीवार गिरने के बाद एक बंदे की मौत हो जाती है। अब मिस्त्री को पकड़ के लाए, फाइनली मिस्त्री जो है वो कहता है कि भाई एक डांसर हुआ करती थी, वो यहाँ से जा रही थी, जब उसकी पाजेब की झणकार बजती थी तो मेरा ध्यान भटक गया था, इसलिए मैंने दीवार थोड़ी हल्की फुल्की बनाई। तो वो कहानी ऐसी है। तो उस कहानी का लास्ट कंक्लूजन क्या है कि उस बंदे को, एक बंदे को फांसी के लिए लाया गया था, और फांसी चढ़ाई सूली, और सूली पर उसी बंदे को चढ़ाया जा रहा था जो थोड़ा मोटा था। जाओ, पतले आदमी के लिए वो सूली तैयार नहीं की गई थी। अब राजा के दिमाग में आ गई तो मोटा कौन हो। राजा ने कहा अपने को तो सूली पर चढ़ाना है, चाहे कोई हो, मोटा जो है वो ले आओ। और राजा के लोग गए, और राजा के लोगों ने राज्य के अंदर घोषणा कर दी कि जो लोग मोटा है, जो आदमी मोटा है, फटाफट राजा के दरबार के अंदर आ जाइए। आप लोगों में से जिस मोटे को सूली पर जो है वो सूली सूट करेगी उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा के मंत्री जब राज्य के अंदर दौरा कर रहे थे उसी टाइम उनकी नजर उस चेले पर पड़ी जो कई दिनों से खा खा करके मोटा हो रखा था। चेले को कहा कि भाई महाराज आपको दरबार के अंदर आना है। चेले ने कहा मुझे क्यों आना है। मंत्री ने कहा कि आपको फांसी लटकाई जाएगी, सूली पर चढ़ाया जाएगा। चेले ने कहा मेरी क्या गलती है। तो मंत्रियों ने कहा गलती आपकी नहीं है, आपने जो मोटापा किया उस वो हमने जो क्या की सूली तैयारी इस आधार पर करी है कि पतला आदमी उस पर आ नहीं सकता, तो हम मोटे आदमी को लेना चाहते हैं। तो उस चेले ने कहा तो मेरी गलती क्या है। मंत्री ने कहा वो हमें नहीं पता, हमारे महाराज ने कह दिया तो बस कह दिया, और अब आपको सूली पर लटका देगा। और चेले को लगा कि अब बारी आ गई। चेले को ले जाया गया, और चेला बेचारा चलते चलते अपने गुरु का नाम लिए जा रहा था। इतने में गुरु, जिनको याद आए कि मेरा चेला वहां उस राज्य के अंदर था, और गुरु जी उस राज्य के अंदर वापस आते हैं, तब तक चेले को एकदम सूली के पास में ले जाएगा था। और गुरु ने चेले को, और इतने में गुरु जी आ गए थे। गुरु जी ने चेले को कहा कि मैंने कहा था ना कि इस मूर्खों की नगरी के अंदर रहने से फायदा नहीं है। ये मूर्ख कभी भी कुछ ऐसी अनहोनी हरकतें कर सकते हैं जो हमारे लिए घाटे का सौदा है। और चेले को समझ आ गई थी गुरु जी की बात। गुरु जी के पैर पकड़े चेले ने कि महाराज एक बार बचा लो, उसके बाद में फिर देखेंगे। फाइनली गुरु जी के दिमाग में एक प्लान आया, और गुरु जी ने राजा को कहा कि सबसे पहले मेरे को सूली पर लटकाया जाए। राजा ने कहा आपको क्यों, आप पतले हो, मैं मोटे को लटकाऊंगा। और गुरु जी ने थोड़ा चाल चली, और गुरु जी ने कहा कि भाई देखो, जो इस सूली पर सबसे पहले लटकेगा, मैंने अंतर ध्यान करके देखा है कि जिसको पहले लटकाया जाएगा उसको फिर पूरी दुनिया का राजा बना दिया जाएगा। और राजा ने कहा सच्ची कह रहे हो। और जो महाराज जो थे, जो गुरुजी जो थे, गुरुजी ने कहा एकदम 100% लिखी हुई बात है, ये तो ले लो, लिख के ले लो जाए। और जो बंदा पहले बनेगा, जो पहले सूली पर लटकेगा, उसको क्या बना दिया जाएगा, राजा बना दिया जाएगा। और वो भी इस क्षेत्र का नहीं, आसपास वाले कई क्षेत्र का। फाइनली जो है वो गुरु के कहने पर राजा उनकी बातों में आ जाता है, और राजा ने कहा तो मेरे को लटकाओ। तो मूर्खों की नगरी के अंदर मूर्ख राजा और उसका मूर्ख ही सेनापति हुआ करता था, दोनों को सूली पर लटका दिया जाता है और दोनों मर जाते हैं। तब उनके दिमाग में आया, तब उनके दिमाग में गुरु और चेले ने तब वो सीख ले ली थी कि मूर्खों की नगरी में रहने से अच्छा है आप कहीं दूसरी जगह सर्वाइव करो, दूसरी जगह रह लो। एग्जैक्टली कोई ना कोई ऐसा रूलर तो आएगा ही आएगा जो अपने अधिकारों का हनन कर रहा होगा, जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। एग्जैक्टली शायद ऐसा शासक आ गया होगा। और अब राजा के पास 3 पावरफुल काम हुआ करते थे। एक तो कानून बनाना। अब मैंने बताया था वो कानून क्या बना था, वो कानून बना था कि रात को सारे के सारे काम करेंगे और दिन में सोएंगे।
एग्जैक्टली कोई ऐसा कानून बना दे, कोई शासक ऐसा कानून बना दे और कानून बनाने के बाद में वो इम्प्लीमेंट कर दे जनता पर, और जनता को कह दे कि इस कानून को लागू कर रहा हूं, और किसी ने विरोध किया तो फांसी है, डायरेक्ट फांसी है। और बेचारी जनता भोली जिसने इस बात को स्वीकार और कर लिया कि भाई हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, हम तुम्हारे द्वारा करे गए कानून को हमारे राज्य के अंदर लागू करवाते हैं और हम समर्थन और करते हैं। दो काम हो गए, एक कानून बना रहा है राजा, दूसरा लागू कर रहा है। राजा ने घोषणा और कर दी कि अगर ऐसा कोई आदमी आया जो मेरे कानून का पालन नहीं करेगा, जो मेरे कानून का विरोध करेगा, मैं उसको सूली पर लटकाऊंगा और उल्टा लटका के मारूंगा पहले तो 3 काम कर गया राजा। पहला कानून बनाना, दूसरा कानून को लागू करना, और तीसरा है अपने न्याय करना। 3 काम। कितने काम? 3 काम। तो राजा कितने काम करे जा रहा है? 3 काम। अब देखो पहले लिखते हैं शासन की तीनों शक्तियों का केंद्रीकरण। राजा में नीति होती थी, इसलिए प्राय राजा क्या हो जाता था? निरंकुश। निरंकुश ऐसा शासक जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, जो डरता नहीं हो, मारे जिसको मारे और छोड़े जिसको छोड़े। तो फ्रांसीसी विचारक है एक जिसका नाम है मोंटेस्क्यू। क्या नाम है इस बंदे का? मोंटेस्क्यू। और मोंटेस्क्यू ने तीनों शक्तियां न्यारी न्यारी कर दो। जब तीनों शक्तियां न्यारी न्यारी अलग अलग हो जाएगी तो राजा का उस पर जोर नहीं चलेगा, और फिर हम बना लेंगे संविधान, ताकि तीनों शक्तियों पर अलग अलग आदमी बैठेंगे तो उनका आपस के अंदर कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ढंग से एकदम जो शासन किया जा सकता है। तो लिखो अपने फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार शासन की तीनों शक्तियों को पृथक पृथक कर दिया जाना चाहिए। कितनी शक्तियों को? 3। कौन कौन सी? कानून बनाना, लागू करना, न्याय करना। न्याय, अब न्याय वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो न्याय तो कैसा भी हो सकता है। चलिए हम देखते हैं फिर से कि भी कैसा न्याय जो किया जाना चाहिए। कैसा न्याय जो है वो किया जाना चाहिए। अच्छा, न्याय देखते हैं हम। धीरे धीरे ये विचारधारा लोगों ने फॉलो करनी शुरू कर दी। लोगों को लगा बात सही कह रहा है मोंटेस्क्यू। फ्रांस का रहने वाला बंदा जो कह रहा है कि तीनों शक्तियों को अलग अलग कर दोगे तो फायदा है, एक करोगे तो बंदा निरंकुश हो जाएगा, किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहेगा। और जब अंकुश नहीं रहता है ना, जब रावण को पता चल गया था ना कि मैं मरूंगा नहीं, और हमारी कहानियां हिरण्याकश्यप राजा, जिसको पता चल गया था कि मैं ना रात को मरूं ना दिन को मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना धूप में मरूं ना छांव में मरूं, तो फिर आदमी नंगा नाच करता है। उसको लगता है कि फिर अब मेरे को मारने वाला तो कोई है ही नहीं, तो अब फिर वो नंगा नाच करता रहता है। एग्जैक्टली जब राजा के पास तीनों पावर साथ में आ जाती है तो कहीं ना कहीं शासक कहीं ना कहीं ऊंच नीच करेगा। ये नहीं कह रहा कि सारे ही करेंगे, पर कोई तो ऐसा आएगा ही जो कहीं ना कहीं इनको और इनमें भेदभाव करेगा। अच्छा, कानून बनाता कौन है? विधायिका।
हमने फिर इंप्लीमेंट करी, कानून बनाएगी विधायिका, लागू करेगी कार्यपालिका, न्याय करेगी न्यायपालिका। न्याय कौन करेगी? न्यायपालिका। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, हमारे भारत के अंदर भी 3 प्रकार की जो कानून वगैरह जो है वो 3 आधार पे हमने बांट रखा है। एक हमारे भारत के अंदर कानून बनाएगा, बनाने वाले को कहते हैं विधायिका। एक हमारे भारत में कानून को लागू करेगा जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका। एक हमारे भारत के अंदर न्याय करेगा, हमारे अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, वो करेगा हमारे न्यायपालिका। कौन करेगा? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगली बात और इंपॉर्टेंट है। देखो कानून 2 जगह बनाई जाती है। भारत के मुख्य रूप से भारत के कानून बनाने हो तो भारत की संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद। और अगर मान लो राजस्थान में कानून बनाने हो तो राजस्थान के कानून कौन बनाएगी? विधानसभा बनाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। कानून भारत के कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। संसद के 2 सदन होते हैं, वो हम आगे जानेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि भारत के पूरी ऑल इंडिया के लिए कानून बनाना हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी जो है वो कानून आया था 4 साल के अग्निवीर, तो अग्निवीर वाला कानून पूरे भारतीयों के लिए था। तो वो कानून संसद में बन रहा था कि विधानसभा में बन रहा था? संसद में बन रहा था। इसका मतलब भारत के अंदर कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। तो संसद बनाती है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा, आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी होती है राज्यसभा। अच्छा, संसद भारत में कानून तो बनाएगी, राज्य में कौन बनाएगा? तो राज्य बनाएंगे राज्य विधानमंडल। क्या मतलब है लाइन का? मतलब यह है कि हमारे भारत के अंदर कुछ राज्यों में है विधानसभा, कुछ राज्यों में है विधान परिषद, कुछ राज्यों में है विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद, और कुछ राज्य जहां पर दोनों है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिसमें सिर्फ विधानसभा है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर दोनों है। क्या फायदा है दोनों का? तो देखो ये दोनों, या जैसे मान लो हम राजस्थान की बात करें, हम हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है? विधानसभा। और राजस्थान के लोग, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी कानून बनाए जा रहे हैं। जैसे भजनलाल जी ने एक योजना थी लाडो योजना। लाडो योजना से पहले जो थी वो थी राजश्री योजना, और राजश्री योजना के तहत लड़कियों को पैसे दिए जाते थे 50,000 रुपए। बट भजनलाल जी ने उसको करेक्शन करके कर दिया कि राशि दी जाएगी 1 लाख। थोड़े टाइम बाद भजनलाल जी ने इस योजना को चेंज कर रहे हैं। आज के बाद राजश्री नहीं है, आज के बाद लाडो योजना है। 7 किस्तों के अंदर लड़कियों को 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो योजना है लाडो योजना, वो बनाई किसने? राजस्थान के भजनलाल जी ने, मुख्यमंत्री। तो भजनलाल जी ने ये योजना जो बनाई वो बताओ विधानसभा में बैठ के बनाई कि संसद में बैठ के बनाई? क्योंकि लाडो योजना सिर्फ राजस्थान में लागू है, और लाडो योजना के तहत हर लड़की को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे जिसने जन्म लिया तब से लेकर के। तो उस योजना, वो योजना जो राजस्थान में लागू हो रही है, वो कहां लागू होगी? विधानसभा के अंदर। वो योजना जो पूरे भारत के अंदर, वो कानून जो पूरे भारत के लिए लागू होगा, वो कहां होगा? संसद के अंदर। अच्छा, एक बात और, संसद के सदस्य कहलाते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद के सदस्य कहलाते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इतनी बातें समझ में आ गई। अब विधायिका समझ में आ गई, कार्यपालिका और क्या है वो और देख लें। देखो कार्यपालिका के मोस्टली 2 सदन है, एक तो अस्थायी और दूसरी अस्थायी। अस्थायी और अस्थायी। अच्छा, अस्थायी केंद्र के अंदर भी होती है, राज्य के अंदर भी होती है। ये अस्थायी अस्थायी राज्यों के अंदर भी है और केंद्र के अंदर भी, यानी संसद। अब देखो मैं देखो अस्थायी कौन से होते हैं? वो बंदे जो आईएएस लगे हुए हैं, कैबिनेट सचिव वगैरह। वो एक बार इतना ध्यान रखो, जो सिविल सिविल सेवा पार करके जाते हैं, जो स्थायी होते हैं, जिनको 60 साल तक कोई नहीं हटाएगा, वो कहलाते हैं स्थायी कार्यपालिका के सदस्य। राज्यों के अंदर भी वो जो आईएएस आरएएस करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य। अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य कहां के? राज्य विधानमंडल के। राजस्थान में विधानसभा के। भारत में अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य किसके? विधायिका के। अब एक और मजेदार बात यह,
इन दोनों से चुने जाते हैं मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा के अंदर जैसे मान लो 10 बंदे हैं, राज्यसभा के अंदर मान के चलो 5 बंदे हैं, कितने बंदे हो गए? 15 बंदे हो गए। और अकड़ बकड़ बम्बे वो ऐसे करके 4 बंदों को छांटना है, हमें 4 बंदों को टालना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर भी ऐसे सेलेक्ट करे जाते हैं, नहीं करे जाते ऐसे, बट हम यहाँ पर एज ए उदाहरण लेके और मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो अगर अकड़ बकड़ बम्बे बोल के 15 में से 4 बंदों को सेलेक्ट करना है, तो वो 4 बंदे बनते हैं अस्थायी मंत्री परिषद। अस्थायी मंत्री परिषद 4 ही क्यों बनते हैं? 4 से ज्यादा क्यों नहीं बनते? क्योंकि सॉरी 4 क्या, अस्थायी क्यों बनते हैं, अस्थायी क्यों नहीं बनते? क्योंकि अस्थायी इसलिए बनते हैं क्योंकि 5 साल बाद में वापस चुनाव होगा इनका, इसलिए वो स्थायी नहीं है। बल्कि IAS RAS जो स्थायी है, इनका चुनाव नहीं होगा, ये 60 साल तक रहेंगे, हटते नहीं है आसानी से। तो एग्जैक्टली यही कारण है। तो वापस देख लो, कानून बनाती कौन है? विधायिका, जिसके 2 पार्ट है, एक तो संसद, दूसरी राज्य विधानमंडल। संसद जिसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वहीं राज्य विधानमंडल के 2 सदन है। पर कुछ राज्यों के अंदर एक ही है, कुछ राज्य के अंदर दोनों है। कुछ राज्य जिसमें एक ही है, उन राज्यों के अंदर सिर्फ विधानसभा है। कुछ राज्य जिसमें दोनों है, जैसे यूपी, वहां पर दोनों है, विधानसभा और विधान परिषद। अच्छा, विधानसभा का सदस्य कहलाता है MLA, वहीं विधान परिषद का सदस्य कहलाता है MLC, वहीं राज्य और क्या संसद का सदस्य कहलाता है MP। क्या कहलाता है? MP। अब आप अपने दिमाग में अनुमान लगाओ कि हमारा MP कौन है। अच्छा, एक बात और, लोकसभा के सदस्य जो MP होते हैं, अच्छा राज्यसभा के सदस्य निश्चित एरिया से सेलेक्ट नहीं होते। राज्यसभा के सदस्य इन लोकसभा के अंदर से भी सिलेक्ट करे जाते हैं, चुनाव वगैरह होगा वो हम आगे जानेंगे। बट इतना ध्यान रखना कि लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर दोनों में से सिलेक्ट करे जाते हैं, और सिलेक्ट बंदे जो है वो कहलाते हैं मंत्री परिषद। क्या कहलाते हैं? मंत्री परिषद। अच्छा, वो मंत्री परिषद जो भारत के अंदर भी है, जो राजस्थान के अंदर भी है। अब आती है बात न्यायपालिका की, न्याय कौन करेगा? तो भारत में न्याय करेगा सुप्रीम कोर्ट। भारत में न्याय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और राजस्थान में न्याय करेगा हाई कोर्ट। हर राज्य के अंदर हाई कोर्ट बना है, और हाई कोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। मामला स्थानीय न्यायालयों से पहुंचता पहुंचता अगर हाई कोर्ट पहुंच जाए, आप कोई ऐसा केस करने वाले हो, ऐसा मामला है जो हाई कोर्ट के, जो स्थानीय न्यायालयों के अंदर करवा दिया, नहीं सुलझा, हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट वालों ने फैसला सुना दिया, आपको नहीं मंजूर, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट वालों ने फैसला सुना दिया, आपको नहीं मंजूर, तो कहीं जाने जोगे नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है, और बड़े निर्णय जो भारत के पक्ष विपक्ष के हो, वहां निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेता है। और राज्यों के अंदर निर्णय राज्य द्वारा लिए जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो क्या समझ में नहीं आया। आई थिंक मैंने आपको ढंग से एक्सप्लेन किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां क्या फायदा है? वहां फायदा ये होगा कि आपको PYQ के अंदर जो भी सवाल CDS वगैरह के अंदर, UPSC के अंदर आए हुए हैं, तो सारे PYQ के प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ प्री वालों ही नहीं, हम मेंस की आंसर राइटिंग भी करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपका फायदा है, और आई थिंक आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप ज्वाइन करके देखो, फायदा नहीं हो तो एग्जिट कर देना। बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राधे राधे।